Okay, ji, Assalamu alaikum. So today we will be doing section C. Um, we will be doing today question number 5. Okay, inshallah we will complete this past paper today. Question number 5, part A. With the help of AD and AS diagram, okay, aggregated demand, aggregated supply diagram, explain what is meant by expansionary fiscal policy and consider the extent to which an expansionary policy will always increase the level of AD. 8 marks. तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमें बताना है कि एडी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, एडीएस की डायग्राम यूज करते हुए। तो तीन डेफिनेशन मुझे दिख गई, डिफाइन एडी, डिफाइन एएस, डिफाइन फिस्कल पॉलिसी, और इसमें एक्सपेंशनरी को डिफाइन करना है, ठीक है। और फिर बताना है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी से एग्रीगेटेड डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो भाई हम सबको पता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट होता है एडी को बढ़ाना। सही है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क नॉलेज, 3 मार्क एनालिसिस, 2 मार्क इवेल्युएशन। 1000 बार ये रिपीट कर चुका हूँ बात। तो अब हम लोग मार्किंग स्कीम क्रिएट कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड, प्लस उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे भाई एग्रीगेटेड डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। इसके 5 कंपोनेंट्स है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो हम लोग एग्रीगेटेड डिमांड को डिफाइन करेंगे और हम लोग इक्वेशन लिखेंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और सबका नाम लिख देंगे कॉम्पोनेंट्स का, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे एग्रीगेटेड सप्लाई क्या होती है, और इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे फिस्कल पॉलिसी। और हम इसको बताएंगे कि यार फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ विच पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी। बताएंगे कि भाई इसके अंदर दो टूल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होती है टैक्सेशन और एक होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसा ही है भाई। सर फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी with its tools, taxation and government expenditure, which are same paragraph, which are manipulated to influence aggregated demand to achieve certain macroeconomic objectives। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर आप इसको बताएंगे डिफाइन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे भाई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी टारगेट्स टू इंक्रीज एग्रीगेटेड डिमांड, टारगेट्स टू इंक्रीज एग्रीगेटेड डिमांड। क्या करे भाई, एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेगा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ टैक्स एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये पूरे नॉलेज के नंबर है। आपने इसको क्या बताया कि भाई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट होता है ईडी को बढ़ाना, जिसके लिए वो टैक्स को कम करेगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, करेक्ट। ओके, फिर हमें बताना है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से एग्रीगेटेड डिमांड कैसे बढ़ेगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग इसको बताएंगे कि जब टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा। टैक्स कितने तरीके का है भाई बताओ। टैक्स दो तरीके का है। कितने तरीके का टैक्स है, दो तरीके का। कौन कौन सा होता है भाई, टैक्स दो तरीके का है। एक है इनकम टैक्स और एक है कॉरपोरेशन टैक्स। ऐसा ही है भाई। सर टैक्स दो तरीके का है, एक इनकम टैक्स है, एक कॉरपोरेशन टैक्स है, सही है। जब इनकम टैक्स कम होगा, जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, सही है। सर कॉरपोरेशन टैक्स कम होगा, सर कॉरपोरेशन टैक्स कम होगा तो क्या बढ़ेंगे, रिटेन प्रॉफिट। सवाल, सर रिटेन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, रिटेन प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स हैं जो टैक्स कटने के बाद बच जाएंगे। तो जब रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जब रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इससे क्या बढ़ेगी, इससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे जॉब्स बढ़ेगी,
और जब जॉब्स बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। सही है। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो रोड्स ज़्यादा बनाएगी। जब वो रोड्स ज़्यादा बनाएगी तो इससे जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, जब जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होगी तो इससे इनकम बढ़ जाएगी, जब इनकम बढ़ेगी तो इससे क्या बढ़ेगी, जब जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी तो इससे इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड। सही कह रहा हूँ। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, हमें सिर्फ इसको एडी को बढ़ा के दिखाना है। सही है, तो हमने इसको बढ़ा के दिखा दिया। अब हम इसको ये जरूर बता देंगे कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी ना, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इस डायग्राम क्या बनाएंगे, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो हम इसको सिर्फ ये बता देंगे कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी ना तो दो चीजें होंगी, जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो दो चीजें होंगी, दो इन्फ्लेशन आएंगी। क्या आएंगी भाई, जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो दो इन्फ्लेशन आएगी ना, क्योंकि जब देखो, क्योंकि हम ये क्यों समझाएंगे, क्योंकि जब हम डायग्राम बना रहे होंगे ना तो एडी बढ़ रही होगी तो प्राइस भी बढ़ रही होगी, और रियल इनकम भी बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन हमें समझाना पड़ेगा माइल्ड हाइपर। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन के अंदर आ जाएगी माइल्ड इन्फ्लेशन, और माइल्ड इन्फ्लेशन क्या होती है, प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम जो है वो ज़्यादा से बढ़ जाएगी। ऐसा ही है भाई। अच्छा, फिर आप बताओगे कि लॉन्ग रन में जो इन्फ्लेशन आएगी उसका नाम क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर जो इन्फ्लेशन आएगी उसका नाम क्या है, जो लॉन्ग रन के अंदर इन्फ्लेशन आएगी उसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगी और आपकी रियल इनकम जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। सही है। और आप डायग्राम बना देंगे क्योंकि सवाल ने डायग्राम मांगी थी, तो आप डायग्राम बनाएंगे वही LRAS वाली। ठीक है। हाँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी, सॉरी सॉरी, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ेगा। ठीक है ना, याद है ना भाई सबको। अच्छा, फिर आप डायग्राम बनाओगे। अच्छा, ऊपर आ जाएगा, डायग्राम की लेबलिंग कर रहा हूँ, ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल। ठीक है, बिल्कुल एडी बढ़ने वाली डायग्राम बनेगी। ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा रियल इनकम। अच्छा, मैंने आपको बताया भी है कि नॉर्मल ओ लेवल्स का बच्चा बनाता है एग्रीगेटेड डिमांड के लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाली डायग्राम। आप LRAS के थ्रू उसको कनेक्ट करोगे। शुरू में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, उसके बाद इलास्टिक होती है, उसके बाद इन इलास्टिक होती है, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। अब आप बताओ, एडी बढ़ रही है कंटिन्यूसली, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही है, तो आप सिंपल सिंपल राइट वर्ड शिफ्ट करोगे। जहां जहां एडी और एएस मीट करेगा वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, और वहां से आप देखो प्राइस आएगी और रियल इनकम आएगी। देखो भाई जरा, ऊपर आपने लिख दिया LRAS, ये आपने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड वन, ये आपने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड टू, ये आपने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड थ्री, ये आपने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड फोर, ये लिख दिया इक्विलिब्रियम E1, ये लिख दिया इक्विलिब्रियम E2, ये लिख दिया इक्विलिब्रियम E3, ये लिख दिया इक्विलिब्रियम E4, ये हो गई प्राइस P1, ये हो गई प्राइस P2, ये हो गई प्राइस P3, ये हो गई प्राइस P4, ये हो गई इनकम Y1, Y2, Y3 और Y4। ठीक है। सही है। अच्छा, फिर आप इसको बताओगे, शुरू में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, प्राइस थोड़े से बढ़ेगी, रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ेगी। उसके बाद आप बताओगे माइल्ड इन्फ्लेशन आती है, प्राइस ज़्यादा से बढ़ेगी, सप्रेस्ड आती है, रियल इनकम थोड़े से बढ़ेगी। उसके बाद अगर एग्रीगेटेड डिमांड और बढ़ी तो मुल्क में कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी, मुल्क में आ जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है भाई। यहाँ तक तो आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। अब आपको कंक्लूजन लिखनी है। हाँ भाई, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में, कंक्लूजन यानी कि इवैल्यूएशन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, सवाल आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। कंक्लूजन यानी कि इवैल्यूएशन में आप क्या लिख सकते हो। अच्छा, सवाल कह रहा है कि क्या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से हमेशा एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, क्या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से हमेशा एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, सवाल ये कह रहा है। तो बताएं भाई, क्या कंक्लूजन में लिख सकते हैं।
सोच लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके, मैं आपको बताऊँ एक पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ। आप ये लिख सकते हो, टू कंक्लूड, आप ये लिख सकते हो, टू कंक्लूड अ कट इन इनकम टैक्स, टू कंक्लूड अ कट इन इनकम टैक्स to conclude a cut in income tax will not increase income of, will not increase income of low income households, will not लो इनकम हाउस होल्ड, सही है। इनकम टैक्स अगर कट होता भी है तो जो लो इनकम हाउस होल्ड है, जो गरीब आदमी है, उसकी इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो विल नॉट इंक्रीज इनकम ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स, कॉमा, कॉमा विल नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ, comma, comma will not directly affect, comma will not directly affect the consumption of, affect the consumption of those that earn below, of those that earn below टैक्स थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, थ्रेशोल्ड्स। ये कह रहा है भाई, जो बंदा टैक्स थ्रेशोल्ड से कम कमाता है, इनकम टैक्स के कट होने से उसकी तो इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कंजम्पशन बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो, मोर ओवर जिसकी इनकम बढ़ जाएगी, मोर ओवर जिसकी इनकम बढ़ जाएगी, वो क्या पता है इंपोर्ट कर रहा हो, मोर ओवर एन इंक्रीज इन इनकम कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, मोर ओवर एन इंक्रीज इन इनकम कैन इंक्रीज इम्पोर्ट्स, एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज इम्पोर्ट्स, सो कैन रिड्यूस एग्रीगेटेड डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है भाई। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने दो पॉइंट्स लिख दिए। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट मैंने लिखा कि जो बंदा, जैसे मिसाल है, 1 लाख के ऊपर जो कमाता है, पाकिस्तान का रूल बता रहा हूँ, 1 लाख के ऊपर टैक्स है, 1 लाख के नीचे टैक्स नहीं है। तो जो बंदा 1 लाख के नीचे कमाता है, अगर इनकम टैक्स कम हो भी जाए तो उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है ना। तो जो बंदा 1 लाख से ऊपर कमाता है, उसकी इनकम बढ़ेगी ना, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी ना। तो ये कंक्लूजन में हमने ये लिखा कि अगर इनकम टैक्स कट होता भी है और वो बंदा जो टैक्स थ्रेशोल्ड से नीचे कमाता है, उसकी तो इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए ईडी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिनकी इनकम बढ़ जाएगी, वो क्या पता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा करें, तो इससे हमारे गुड की ईडी रिड्यूस हो सकती है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से हमेशा ईडी बढ़े। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जब यहाँ अभी तो टैक्स कम हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी का बोलता तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई अगर टैक्स बढ़ेगा तो लोग टैक्स एवेजन कर सकते हैं, अगर टैक्स बढ़ेगा तो मुल्क में इन्फ्लेशन आ सकती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, सही है। ओके, अगर टैक्स कम होता तो मैं उसका बता रहा था, एक्स्ट्रा कुछ बता रहा था, सही है। तो आई होप आपको ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर होगा। मुझे पार्ट बी पे जाना चाहिए, आई थिंक आई शुड गो टुवर्ड्स पार्ट बी। मुझे प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करें कि आपको पार्ट ए क्लियर है, तो फिर मैं पार्ट बी की तरफ जाऊं। ओके, पार्ट बी। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है। उसने तो ये बोला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से ईडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ईडी कैसे इंक्रीज होगी, इसने ये थोड़ी बोला है कौन सी पॉलिसी अच्छी है कौन सी बुरी है, सही है, ठीक है। इसने तो ये बोला एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इफेक्ट बताओ, उसने ये थोड़ी बोला कौन सी पॉलिसी यूज होगी मसले को हल करने के लिए, ठीक है। अब पार्ट बी पढ़ो। Assess the extent to which supply side policy is the best method to reduce the rate of inflation, 12 मार्क। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि क्या सप्लाई साइड पॉलिसी, सवाल कह रहा है कि क्या सप्लाई साइड पॉलिसी इज द ओनली बेस्ट पॉलिसी, सवाल कह रहा है कि क्या सप्लाई साइड पॉलिसी
बेस्ट पॉलिसी है टू रिड्यूस रेट ऑफ इन्फ्लेशन? नहीं, सप्लाई साइड के अलावा एक और भी पॉलिसी है। वैसे तो टोटल 3 पॉलिसी हैं, फिस्कल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड, लेकिन फिस्कल हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फिस्कल क्यों नहीं लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा? वाई नॉट फिस्कल? वाई नॉट फिस्कल? चलो भाई बताओ, व्हाई नॉट फिस्कल पॉलिसी? क्यों यार फिस्कल क्यों नहीं लिखेंगे? मेरी दुश्मनी है क्या? ऊपर लिख चुके हैं, गुड गुड गुड। तो हम फिस्कल नहीं लिखेंगे, हम कौन सी लिखेंगे? हम मॉनेटरी लिखेंगे और सप्लाई साइड लिखेंगे। मोर फोकस शुड बी ऑन सप्लाई साइड पॉलिसी। अच्छा जी। हाँ भाई। मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम, हाँ भाई, क्या क्या डेफिनेशन आ सकती है? आ जाए भाई, मार्किंग स्कीम बनाते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है, डिफाइन इन्फ्लेशन। सबसे पहले आपने डिफाइन करनी है इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। फिर आप इसको बताएंगे सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में। क्या बताएंगे भाई आप बताएंगे सप्लाई साइड पॉलिसी इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इट्स टारगेट इज टू इंक्रीज एग्रीगेटेड सप्लाई। अब या तो आप एग्रीगेटेड सप्लाई फॉरेन से बढ़ा सकते हो, फॉरेन से मतलब शॉर्ट रन में बढ़ा सकते हो, या तो आप एग्रीगेटेड सप्लाई लॉन्ग रन में बढ़ा सकते हो। तो अब एक शॉर्ट रन का रीजन, एक लॉन्ग रन का रीजन समझाएंगे, ठीक है? और 2 डायग्राम्स बनेंगे। तो आप पहले बताओगे कि शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में अगर एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? भाई अगर शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकते हैं? कोई बच्चा रीजंस बताना शुरू करेगा? अगर शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो पहला रीजन है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, ठीक है? पहला तरीका क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे। दूसरा तरीका क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव हो जाए। सही है। पहला तरीका है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव कर दे। तीसरा रीजन है रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए। ठीक है। तीसरा रीजन है फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। सही है, फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ये तीसरा रीजन हो गया। ठीक है। चौथा रीजन हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना। सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना। यार अगर मुझे फॉरेन से एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो और क्या हो सकता है? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू वर्कर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, वर्कर्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन दे दी। और वर्कर को क्या प्रोवाइड कर दी? वर्कर को ग्रांट्स और स्कीम्स प्रोवाइड कर दी। ठीक है। सही है ना भाई? क्या क्या बताया भाई? सही है। हम कोई भी एक रीजन लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे ना, रीजन रीजन को यूज करके। ठीक है ना? ठीक है। तो अब डायग्राम क्या बनेगी? डायग्राम बनेगी शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई के बढ़ने वाली। ठीक है। तो बताएं भाई जरा, लेबलिंग क्या होगी? ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल। ठीक है। नीचे आ जाएगा रियल इनकम। बताओ भाई, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और रियल इनकम। ठीक है। हाउ मेनी रीजन? जस्ट वन रीजन, मैं आपको भी पढ़ा भी देता हूँ। एग्रीगेटेड डिमांड, ऊपर आ जाएगा शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम, ये आ जाएगी प्राइस, ये आ जाएगी रियल इनकम। बताओ भाई, एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ी है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन? ये जब एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा। देखें आप, एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ये होगा न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है। और यहाँ से आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू इनकम। ठीक है। तो ये जैसे ही एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ी तो ये न्यू प्राइस आ गई और ये आ गई न्यू इनकम और ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। सही है। ठीक है भाई। ओके। अब आप सुनना मेरी बात। अच्छा, इट वुड बी अप्रिशिएटेड अगर आप ज़रा
ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, ठीक है, और इसके अंदर डाल देना एन इंक्रीज इन शॉर्टेज फ्रॉम ड्यू टू, इसके अंदर यहाँ पे रीजन डाल देना ड्यू टू एनी रीजन यू लाइक, ठीक है, कोई भी रीजन डाल देना, ड्यू टू ग्रांट स्कीम, कुछ भी सही है, और ये एज इट इज छप जाएगी, ठीक है भाई। ओके है, एक बार देख लो। तो ये तो अभी आधी सप्लाई साइड पॉलिसी समझाइए कि अगर शॉर्ट रन में मसले को हल करना है तो फॉरेन से क्या कर सकते हैं, तो अभी आधी समझाइए, ठीक है ना हमने, कि फॉरेन से क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। खैर, कमिंग बैक टू दी पॉइंट। अच्छा, अब दोनों लिखनी है बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है, अगर लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि किसी भी तरीके से कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जब कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा ना, तो जो हाइपर इन्फ्लेशन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गेट्स कन्वर्टेड इनटू माइल्ड इन्फ्लेशन। ऐसा ही है भाई। लॉन्ग रन में अगर गवर्नमेंट सप्लाई को बढ़ाएगी तो जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो माइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है भाई। और माइल्ड में कन्वर्ट हुई है मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जरा, पोटेंशियल के बढ़ने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जो आपने पीपीसी के बढ़ने के रीजंस सुने में वही हैं। तो पहला रीजन हो सकता है डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। पहला रीजन हो सकता है डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। फिर दूसरा रीजन हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तीसरा रीजन हो सकता है पॉपुलेशन का बढ़ना। चौथा रीजन हो सकता है कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी का बढ़ना, ठीक है। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स, ये चौथा रीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है भाई? फॉल इन प्राइस ऑफ एनर्जी, बेहतरीन, ये एक और रीजन हो गया, ठीक है भाई। इन सारे रीजन की वजह से आपकी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपका एलआरएस बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जो डायग्राम बनेगी वो सेम पुरानी वाली डायग्राम होगी, सही है। अब जो डायग्राम बनेगी वो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, सेम यही डायग्राम बनेगी, बस फर्क इतना होगा कि जो आपका एलआरएस है ना, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आई थिंक मैं वापसी डायग्राम नहीं बना रहा, मैं इसी के अंदर एडिशन कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि अब आपको आनी चाहिए, ठीक है। बस यही डायग्राम है, इसी के अंदर इसी के अंदर आपका एल आर एस राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। तो देखें, ये एल आर एस ने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, सही है। अच्छा, ये एल आर एस ने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। अब इधर गौर से सुनना, मैं काम की बात बताने जा रहा हूँ, सही है। अब सुनना मेरी बात। आप यूं समझ लो, ये वाई ए है और ये वाई एफ है। ये वाई ए का मतलब है एक्चुअल, और ये वाई एफ का मतलब है पोटेंशियल, ठीक है, सही है। अब आप यूं समझो, ये वाला जो मेरा हाथ है ये एक्चुअल है, और ये जो मेरा पेंसिल वाला हाथ है ये मेरा पोटेंशियल है, ठीक है। ये मेरा पेंसिल वाला हाथ पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ये एक्चुअल है। अब ये जो एक्चुअल है ना, एग्रीगेटेड डिमांड, पहले एक्चुअल और पोटेंशियल के दरमियान बहुत बड़ा गैप था। ये एक्चुअल है और ये पोटेंशियल है मेरा, ठीक है, इस वाले हाथ पे, ठीक है। ये एक्चुअल और पोटेंशियल के दरमियान बहुत बड़ा गैप था, सरप्लस था रिसोर्सेज का और प्राइसेस कम थी, लेकिन एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी, तो उसकी वजह से ये एक्चुअल बड़ा 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 और एक वक्त आके पोटेंशियल पे आगे टकरा गया। तो मुल्क में कौन सी इन्फ्लेशन आ गई? हाइपर। फिर इस हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी गवर्नमेंट ने यूज करी, और किसी भी तरीके से कंट्री का पोटेंशियल बढ़ा, तो जो कंट्री का एलआरएस है वो शिफ्ट मारा ना। तो जो अब एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों एक हो गए थे, ये बात मानते हो? यस नो करो जरा जल्दी से। जो आपका पोटेंशियल है अब वही आपका एक्चुअल हो चुका है, क्योंकि रिसोर्स की शॉर्टेज हो गई। फिर कंट्री के पोटेंशियल ने शिफ्ट मारा, तो अब ये आपका न्यू पोटेंशियल हो गया और ये अब आपका एक्चुअल हो गया। ऐसा ही है भाई। यस।
अब ये आपका एक्चुअल हो गया और जो नया वाला कर्व है वो आपका पोटेंशियल हो गया ना, तो वापसी गैप बढ़ गया एक्चुअल पोटेंशियल के दरमियान, वापसी सरप्लस हो गया। वापसी सरप्लस हो गया जी, अब्दुल्ला ने जो लिखा हो बिल्कुल सही बात है, ओल्ड पोटेंशियल अब एक्चुअल बन गया। वापसी दोनों के दरमियान गैप बढ़ गया, वापसी सरप्लस हो गया, सरप्लस हुआ तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम हुई इसका मतलब है महंगाई कंट्रोल हो गई ना। अब आप जरा अगर डायग्राम पे गौर करो तो ये अब आपका जो नया वाला कर्व है ना, इधर अगर आप देखो तो ये समझो कि ये आपकी डायग्राम का, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना आपकी डायग्राम का, अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब ये वाली जो आपकी लाइन है ये परफेक्टली इलास्टिक हो गई, ये इलास्टिक हो गई, ये इन इलास्टिक हो गई और ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो गई। समझो अब वापसी वही डायग्राम बन गई आगे वाले हिस्से में। तो देखो पहले जो हाइपर थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, माइल्ड में हो गई ना। आप चेक करो, जो हाइपर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, जो हाइपर थी वो माइल्ड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, समझ गए क्या बोला। तो यार लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई का फायदा क्या है कि जो आपकी हाइपर इन्फ्लेशन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो माइल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सही। अच्छा अब मुझे बताओ इसके अलावा और कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट यूज कर सकती है, इसके अलावा और कौन सी पॉलिसी यूज कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट और कौन सी पॉलिसी यूज कर सकती है, गवर्नमेंट यूज कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो अब आप क्या बताएंगे, अब आप इसको डिफाइन करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और इसकी टूल्स बताएंगे। अच्छा अब एक बात बता दूं आपको, आप मॉनेटरी पॉलिसी तो डिफाइन करेंगे लेकिन आप कौन सी लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सही है भाई। अच्छा मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होगा ईडी को कम करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होगा एडी को रिड्यूस करना ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कितनी टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं, कौन कौन सी हैं भाई, एक है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट और एक है एक्सचेंज रेट। कोई बच्चा बताएगा भाई। पहली जो पॉलिसी है उसका नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, और जो दूसरी टूल है उसका नाम है एक्सचेंज रेट। चलो भाई मुझे बताओ यार जरा, हम क्या करेंगे यार, हम मनी सप्लाई को हम कम करेंगे ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका दो लोगों के ऊपर इफेक्ट होगा, सेवर्स और किसके ऊपर होगा, बोरोवर्स के ऊपर। ऐसा ही है भाई। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज़्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, प्राइस कम होगी, महंगाई कंट्रोल हो गई। ठीक है, बोरोवर जो है वो बोरो कम करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है, जब वो बोरो कम करेगा तो री इन्वेस्ट कम करेगा, जिससे जॉब्स और इनकम कम होगी, जिससे कंजम्पशन कम होगी, वापस एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। ठीक है, फिर वही वाला सीन है कि जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में क्या बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, सही है। अच्छा अब बताओ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्टेड गुड महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, मुल्क में पैसा कम आएगा तो इनफ्लोस कम हो जाएंगे। सही है, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमें जो है वो इम्पोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, मुल्क से पैसा बाहर जाएगा तो आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। सही है, क्या बढ़ जाएंगे, आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूँ, बोलो जी। आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे तो जो आपकी कंट्री का बीओपी है वो नेगेटिव में चला जाएगा, आपका बीओटी जो है वो डेफिसिट के अंदर चला जाएगा। सही है भाई, तो मुझे जरा बताना यार, ऑब्जेक्टिव अचीव कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो गया उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है वो हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ। ठीक है,
एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो गया उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी, एक ऑब्जेक्टिव जिसके साथ खड़ा हुआ है उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ जरा यार, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी का हिस्सा है? बताएगा कोई बच्चा? मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी का हिस्सा है? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डीएसपी। डीएसपी बोले तो डिमांड साइड पॉलिसी, और डिमांड साइड पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है? कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है, सही है? ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, दो डायग्राम बन सकती हैं, दो डायग्राम बन सकती हैं, एडी के कम होने वाली और मनी सप्लाई वाली। आए दोनों रिवाइज कराऊं आपको? ठीक है, इधर देखो भाई, देखो यार, ये सवाल इजी तो था लेकिन बहुत लंबा सवाल था। तो पेपर में हमें वो सवाल सेलेक्ट करना है जो आसान भी हो और जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, है ना। अभी पेपर, ये बस सवाल एंड होने वाला है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मुताबिक इस पेपर के अंदर कौन सा सवाल करना चाहिए था। बेटा आयशा, प्राइस स्टेबिलिटी ऐसे अचीव हो रही है कि महंगाई कंट्रोल हो रही है ना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मतलब क्या कहते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। सही है। मैं आपको बताता हूँ, रुको। अच्छा, अब देखो, ये मनी सप्लाई की लाइन वर्टिकल हो गई, सही है। ये मनी सप्लाई की लाइन वर्टिकल हो गई, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी, इसलिए मनी सप्लाई की लाइन वर्टिकल हो गई। सर, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया। एक इसका कर्व आ गया मनी डिमांड, जहाँ पे मनी सप्लाई मनी डिमांड इक्वल है, वो इक्विलिब्रियम है। वहां से लेफ्ट पर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ मनी। मनी सप्लाई कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, चेक करो। मनी सप्लाई कम हो रही है इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। सर, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। तो सर, लेफ्ट पर आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट, नीचे आ गया न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। तो देखो, मनी सप्लाई कम हो रही है इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसलिए क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो रही है। और ये इक्विलिब्रियम चेंज होके क्या हो गया? ई से E1 हो गया, ठीक है। एक ये बन गई, और एक नॉर्मल ईडी के लेफ्ट वर्ड शिफ्ट वाली बना सकते हो, ठीक है। ये एग्रीगेटेड डिमांड, ये एग्रीगेटेड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, ये प्राइस और रियल इनकम, ठीक है। इधर देखते रहना। ये हो गया प्राइस लेवल, और ये आ गया रियल इनकम। ये एडी हो गया, ये एएस हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गई, ये रियल इनकम हो गई, ठीक है। अब बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, किधर शिफ्ट होगा? एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, किधर शिफ्ट होगा भाई? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, देख लो भाई। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, जहाँ पे न्यू एग्रीगेटेड डिमांड ओल्ड एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल है, वो इक्विलिब्रियम हो गया। ये आ गई प्राइस, और नीचे आ गई रियल इनकम। ओके, ये दो डायग्राम बनेगी। अब पहले मैं बच्चों के जरा सवाल जवाब का आंसर दे दूं, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल है हसीब का। हसीब ये कह रहा है कि सर, क्या फिस्कल पॉलिसी लिख सकते हैं? बेटा, फिस्कल पॉलिसी हसीब इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ए पार्ट में वो आ चुका था, वरना आपकी मर्जी, आप सप्लाई साइड फिस्कल लिखो, सप्लाई साइड मॉनेटरी लिखो, लेकिन ऊपर फिस्कल पॉलिसी आ सकी थी इसलिए मॉनेटरी लिखी हमने, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मुबशिर का सवाल ये कि सर, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी तो एक्सचेंज रेट से आ सकती है। दोस्त, इसने बोला है कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को हल करने की पॉलिसी बताओ, ठीक है। इसने बोला है इन्फ्लेशन को हल करने की पॉलिसी बताओ, तो अगर मैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लिख रहा हूं तो साला मैं तो वापसी इन्फ्लेशन लेके आ गया, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। हिबा का सवाल है कि यार, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी क्यों है भाई? कॉन्फ्लिक्टिंग इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और बीओपी स्टेबिलिटी। और हमने लेक्चर में पढ़ाया गया है, बच्चों को पढ़ाया गया है कि चाहे फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी हो, दोनों कोई भी एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाएंगे तो दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट जरूर करेंगे। इसलिए जो है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल हो, दोनों को कॉन्फ्लिक्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम डिसएडवांटेजेस में सिर्फ पॉलिसीज की बुराई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज की बुराई। अच्छा, सपोर्ट किसको करना चाहिए? सपोर्ट किसको करना चाहिए? सपोर्ट किसको करना चाहिए, बताओ भाई। अब हम कंक्लूजन में लिखेंगे, अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हम कंक्लूजन में लिखेंगे सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा ही है भाई। हम लोग क्या लिखेंगे? सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है, सही कह रहा हूँ।
Supply side policy is the best policy because it is a non-conflicting policy and non-inflationary growth policy. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बिना इन्फ्लेशन के कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आ जाती है और रियल इनकम भी बढ़ा देती है। लेकिन फिर आप बताओगे कि हावेवर सप्लाई साइड पॉलिसी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर वन, कि इसका जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट आता है। नंबर टू, ये कॉस्टली होती है, टाइम टेकिंग, मतलब लॉन्ग टर्म में इफेक्ट है, एक्सपेंसिव है। ठीक है। नंबर थ्री, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि यार जो पैसे से सब्सिडी देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ट्रेनिंग, एजुकेशन, गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर आप बताते हो कि अगर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा अभी कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी, और डिमांड साइड पॉलिसी इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने लगाई थी वो इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए लगाई थी। इन्फ्लेशन तो अचीव हो गई, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गई, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव हो गई, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है। ठीक है भाई, ये आपका 12 मार्क का आंसर हो गया। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो हमने सेक्शन ए कर लिया इसका। ठीक है, हमने इसका सेक्शन ए कर लिया, हमने इसका सेक्शन बी कर लिया, हमने इसका सेक्शन सी कर लिया। अगेन मैं अपने इंस्ट्रक्शंस क्लियरली रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सेक्शन बी करेंगे, फिर आप सेक्शन ए करेंगे, फिर आप सेक्शन ए करेंगे। ठीक है, केस स्टडी लास्ट में होगी। अच्छा, अब अगर मैं सेक्शन बी पे आता हूँ, तो सिंस हमने दोनों दोनों सवाल कर लिए हैं, कंप्लीटली मार्किंग स्कीम बनाई है, तो अगर सेक्शन बी में मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं करता क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं आपकी जगह होता क्वेश्चन नंबर 3 करता। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्कोरिंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम्स भी और लिखने के लिए भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखने का भी कम है, कंटेंट भी कम है, और सोचने का ज्यादा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज मार्केट इकोनॉमी के सोचने पड़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा बहुत छोटा आंसर है। तो मेरे हिसाब से फॉर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 वॉज द बेस्ट चॉइस। एंड फॉर सेक्शन सी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपकी स्पीड तेज है, इफ यू हैव अ गुड स्पीड, अगर आपको लगता है कि आप अपना पेपर ऑन टाइम खत्म कर सकते हैं, तो मैं अगर आपकी जगह होता, सिंस मैं स्पीड में लिखता हूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जाता। अगर आपको लगता है कि आप एक स्लो लर्नर हैं, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाते। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आप ए पार्ट तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन बी पार्ट में आप फंस जाते, क्योंकि अगेन जब आप बेनिफिट्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते तो आपको फिर अगेन फीलिंग आती कि आपका आंसर एक छोटा आंसर है, और मे भी आपको पॉइंट याद करने में मुश्किल होता। तो अकॉर्डिंग टू मी, फॉर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 वॉज द बेस्ट, एंड फॉर सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 वॉज द बेस्ट। ठीक है, हमेशा सबसे पहले फौरन से 2-3 मिनट का काम है आपको सेक्शन बी शुरू करने से पहले दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं और सोचना है कि यार मुझे बी वाला किसका आता है, बी वाले को देख के मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। राइट? ओके गाइस, सो वी आर डन विद February March 2025। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।